मैं आया, महारानी बताया, तब भी किसी ने ताली नहीं बजाई। ओटीटी का क्या जादू है? ओटीटी का प्लस पॉइंट ये था कि हमारा टेलीविजन इतना डम था, उसकी वजह से और ज्यादा अच्छा चल गया। 300 मिलियन पीपल इन इंडिया आर सब्सक्राइबर्स ऑफ डिज्नी हॉटस्टार। इसी तरह से नेटफ्लिक्स में सिर्फ 20 मिलियन लोग। काफी दिनों बाद मुझे लगता है इंडिया में इज्जत हो रही है लिखने वालों की। आप चाहे दुनिया में कोई भी अच्छा शो देख लीजिए, उसको लिखा राइटर नहीं पहले। सबसे बड़ा हीरो जो है आज वो राइटर है। हर फील्ड में ऐसा होता है कि जो फेस बन जाए वही दिखाई देता है और बाकी लोग दिखाई नहीं देते। Looking at the atmosphere now, unfortunately, you can never say for sure when something is going to come out and not. फिल्म्स आर वेरी सॉफ्ट टारगेट और कोई भी किसी भी चीज पे कुछ भी बोल देता है। एक एक्टर है जो पान मसाला को प्रमोट करते हैं और उनको उस पे बड़ी गालियां पड़ी पर उनकी फिल्म हिट हो गई। कोई भी हैशटैग डाल के किसी फिल्म या किसी कंटेंट को डाउन कर सकता है। शुरुआती दिनों में मैं किसी के पास बोलता था कि एक दिन सीरीज प्रोड्यूस करूंगा, लोग हंस देते थे। बना मैं अब भी रहा हूँ एक दो सीरीज। ये आपने थोड़ा सा गलत किया मेरे साथ। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता कि ये किक बॉक्सर भी हैं तो मैं थोड़ा दूर बैठता। जब मैं इनके पास बैठ गया तब आपने बताया कि किक बॉक्सर भी हैं, क्योंकि मैं तो इनको, अवंतिका जी को, और मैं अवंतिका जी के परिचय से शुरू करना चाहूँगा। अवंतिका दासानी जी, बल्कि इनका पूरा नाम है अवंतिका राजे दासानी, और वो क्यों है उस पर भी हम आएंगे। ये यंग एक्ट्रेस, ये इतनी मेटिकुलस हैं कि आने के पहले इन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि अतुल जी भाई मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा दे दीजिए कि आप मुझसे क्या पूछने जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मेरा नाम अरुणव गोस्वामी नहीं है, अतुल तिवारी है, तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। I'll not bombard with nation wants to know. So no, we just want to know from a lovely young actress who appeared in an OTT series for the first time, series called Mithya. और मिथ्या की कमाल की बात है कि रोहन सिप्पी जैसे निर्देशक ने उसको डायरेक्ट किया, और मिथ्या से एक हम लोगों का जुड़ाव अलग सा है जो इस कमरे के लोग ही समझ पाएंगे कि उसको एक लखनऊ की लड़की पूर्वा नरेश ने लिखा। नरेश सक्सेना जी जो इस फेस्टिवल में आ चुके हैं और हमारे लखनऊ के सबसे उम्दा कवियों में से एक हैं, उनकी बेटी ने, पूर्वा नरेश ने, जो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से हैं और जिनकी माता जी भी, विजया नरेश जी भी, इस शहर की एक बहुत अच्छी फिल्म डायरेक्टर थी, वो भी पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से। आई एम श्योर यू नो ऑफ दैट सुपर सीनियर ऑफ योर्स हु डिड इट इन द अर्ली 70s। तो उनकी बेटी ने लिखा इसको, तो लखनऊ से भी उस पूरे मिथ्या का एक कनेक्शन है। और मिथ्या से मेरा एक कनेक्शन ये भी है कि मिथ्या में, आप जानती हैं कि मिथ्या में हुमा कुरैशी थी, जो कि मेरे साथ भी एक OTT प्लेटफॉर्म में के सीरीज़ में, महारानी में, जिन्होंने काम किया। तो ये जो खूबसूरत सी यहाँ पे यंग अदाकारा हमारे बीच मौजूद हैं, अवंतिका राजे दासानी, इन्होंने अब उस OTT प्लेटफॉर्म के मिथ्या के बाद में और भी काम करना शुरू कर दिया है, और अब ये तेलुगु की भी एक फ़िल्म जिसका नाम है नेनू स्टूडेंट सर, वो भी कर चुकी हैं, और वो फिल्म ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और अब तो नए नए इनके सामने आयाम खुलते जा रहे हैं। मोर डिमेंशंस आर कमिंग अलाइव इन फ्रंट ऑफ हर, एंड आई एम श्योर शी विल मेक as much name and impact in this film industry as her mother Bhagyashree had done in very limited time itself. भाग्यश्री जी को कौन नहीं जानता है। वो खूबसूरत सी अदाकारा जब आई थी तो बहुत कम समय में, कम फिल्मों के साथ ही उन्होंने जो इम्पैक्ट किया था वो सबको याद है। और जब मैंने आपको याद दिलाया ये बात, तो शायद आपको यहाँ पे कभी कभी ऐसा लगेगा कि भाग्यश्री बैठी हुई हैं कि अवंतिका बैठी हुई हैं। ये देखते समय शायद आपको ऐसा लगे। तो बहुत बहुत वेलकम आपका। मैंने प्यार किया, किसको नहीं याद है यहाँ पे। और इनके पिता श्री हिमालय साहब। और ये जो राजे आता है वो इसलिए आता है कि इनके नाना साहब जो हैं वो सांगली के महाराज हैं, और इनके घर जाना का, इनके नाना नानी के घर जाने का मुझे एक दो बार सुअवसर मिला है। बहुत ही टेस्टफुल घर, बम्बई में, जुहू में, ठीक जुहू के चौराहे पे। तो वो भी मेरा एक रिश्ता इनके घर से रहा है, जब ये बहुत छोटी शायद रही होंगी। आज से मैं कम से कम 20 साल पहले गया होऊंगा, जब ये 2-3 साल की रही होंगी शायद।
तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया आने के लिए और लखनऊ आने के लिए, हमारे शहर आने के लिए। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी एक राज की बात खोल दूं दोस्तों, कि ये इनका पहला इस तरह का पब्लिक इंटरेक्शन है। ये अपनी फिल्मों के प्रमोशन में तो गई हैं कि फिल्म के प्रमोशन में आपको फिल्म के बारे में बोलना पड़ता है कि भाई मिथ्या में क्या अच्छा था या नेनू स्टूडेंट सर में क्या अच्छा था और ये था, लेकिन एक अलग टॉपिक पे बोलने के लिए, वरना तो पता होता मैंने इसमें ये किया और मैंने वो मेकअप लगाया था, मैंने वो साड़ी पहनी थी और मैंने पीले कपड़े क्यों पहने थे और कल रात को मैंने काले कपड़े पहने थे और कल सुबह मैंने सफ़ेद कपड़े पहने थे, वो तो आसान है। लेकिन एक और चीज़ पे बात करने के लिए आई हैं। बहुत 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 स्वागत आपका। मैं अगला नाम लेना चाहूँगा अपने द यूपी बॉय हु इज़ हियर। आई एम कॉलिंग हिम बॉय बिकॉज ही इज़ मच मच यंगर टू मी, फैज़ल मलिक साहब। फैज़ल मलिक को आपने ऑलमोस्ट एक बॉय की तरह गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा था, 1 और 2 में, और वहाँ से जो इनका सफ़र शुरू हुआ था एज एन एक्टर, वो बहुत जल्द ही वो बदलने लगा रिवॉल्वर रानी जैसी फिल्म में, और मैं और चार्ल्स जैसी फिल्मों के ये प्रोड्यूसर भी रहे एक्टर होने के साथ साथ। और अभी जो हाल में फिर OTT की थीम पे लौटते हुए जो पंचायत सीरीज़ है, आज ये है, देखिए पंचायत का असर। इसीलिए मेरे जैसा महारानी का एक्टर आपसे जलता है। मैं आया, महारानी बताया, तब भी किसी ने ताली नहीं बजाई। तो देखिए पंचायत का ही असर। अब फैजल साहब मलयालम में भी फिल्म करने जा रहे हैं, जैसे इन्होंने तेलुगु में की। और बहुत अच्छी बात हमारी इंडस्ट्री की ये है कि मेरे जैसा गधा जो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल लेता है, वो भी कभी तमिल एक फिल्म कर लेता है, कभी मलयालम एक फिल्म कर लेता है, कभी किसी और ज़बान की फिल्म कर लेता है। तो ये एक जो दूरियां जो हैं, जो भाषा की दूरियां थी, वो मिटती जा रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और OTT का क्या जादू है, ये इसमें पंचायत का तो जादू है ही, लेकिन ये OTT का भी जादू है, जो कि पंचायत की जिसने हमें आदत डाल दी धीरे धीरे, 2 सीज़न में, 3 सीज़न में। और हमारे साथ में बहुत एक महत्वपूर्ण नाम आज जो बैठा हुआ है, वो हैं ज्योति कपूर दास जी। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पूना की ये प्रोडक्ट हैं, डायरेक्शन की स्टूडेंट हैं, और वहाँ से निकलने के बाद में ये क्रिएटिव हेड रही हैं वायाकॉम 18 में, वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स में। इसलिए, और ख़ुद तो क्रिएटिव हैं ही, क्रिएटिव डायरेक्टर ही नहीं, खुद क्रिएटिव भी हैं। और इन्होंने जो कुछ महत्वपूर्ण फिल्में बनाई हैं, इनके सुपरविजन में एक फिर OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज़ बनी, जिसको बालाजी ने बनाया था, इफ़ आई रिमेंबर राइट, वॉज बोस डेड एंड अलाइव, जिसमें राजकुमार राव ने बोस का रोल किया था। और उसके बाद में इन्होंने एज राइटर डायरेक्टर जो फिल्में बनाई हैं। एक और मज़े की बात है OTT के चलते कि चटनी जैसी एक शॉर्ट फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। बहुत खूबसूरत फिल्म, मेरी यहाँ छोटी बहन बैठी हैं, डॉक्टर अंजलि, ये बता रही हैं। प्लस माइनस जैसी शॉर्ट फिल्म फिर फिल्म फेयर अवार्ड, 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले हैं। एक तक तो लगता है कि फ्लूक है, लेकिन 2 जीतने वाले लोग जो हैं, वैसे आज शाम को 2 लोग आ रहे हैं जिन्होंने 5 फिल्म अवार्ड जीते हैं, फिल्म फेयर जीते हैं। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे 2 फिल्म फेयर अवार्ड, और वो भी शॉर्ट फिल्म के लिए, बिकॉज शॉर्ट फिल्म हैज़ बिकम अ जायज़ थिंग। आप मुझे बताइए, इसके पहले शॉर्ट फिल्में आपको देखने को कहाँ मिलती थी? दूरदर्शन में सपोजिटली एक स्लॉट होता था, लेकिन वो कभी दिखाता नहीं था, और कुछ वही फिल्में दिखाता था जो दिखाना चाहता था। वो भी स्लॉट कोई ऐसा नहीं था। लेकिन OTT के चलते आज शॉर्ट फिल्म्स का जैसा फॉर्मेट, हमने सुबह एक बड़ी खूबसूरत यहाँ शॉर्ट फिल्म देखी, उसके लिए भी आज एक आउटलेट है। और ये आउटलेट इसलिए है कि OTT प्लेटफॉर्म आ चुका है। OTT का जब लोग फुल फॉर्म पूछते हैं और उनको बताया था कि ओवर द टॉप, तो समझ नहीं आता कि ओवर द टॉप क्या है। लेकिन शायद ये नाम तब इसलिए दिया गया था कि उसके पहले जो भी डिलीवरी सिस्टम्स थे सिनेमा के और इस तरह के एंटरटेनमेंट के, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे डॉक्यूमेंट्रीज हों, जो भी इस तरह की चीज़ थे, चाहे वो गेम शोज़ हों, उन सब के लिए पहले आप टेलीविज़न के ज़रिए आते थे और कोई तरीका नहीं था। या आप फिल्म थिएटर में जाके देखते थे, या आप कभी कभी कैसेट लगा के घर में एक ज़माने में देखा करते थे।
लेकिन over the top of all these roads, it's like a flyover on the top of a road which was made, which rode on the top of internet. इंटरनेट के जरिए जो हमारे घर तक पहुंचने लगा. और इस 20th सेंचुरी में एक बात बहुत अच्छी हुई कि इंटरनेट भी धीरे धीरे हम सब तक पहुंचने लगा. और इतना आज कोई भी ऐसा शायद शख्स हिंदुस्तान में कम ही होंगे जिनके पास इंटरनेट ना हो. और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल लाइक अस who can afford to spare a Sunday afternoon and come here in Lebua and sit. I'm talking about the rickshawalas. I'm talking about your and mine buys. I'm talking about the chowkidar who is manning the gate right now at this hotel. I'm talking about all the classes. And I'm not again talking about only the urban people, but also in the rural India and the villages. Now people have access to internet. ये जो डिजिटल इंडिया धीरे धीरे उभर रहा है, और मैं इसका क्रेडिट किसी एक आदमी को नहीं दूंगा, ये धीरे धीरे उभर रहा था. आज सुबह यहाँ पे वजाहत साहब राजीव गांधी की बात कर रहे थे, जिनके साथ ये टेलीफोनी का रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, और वहाँ से लेके अब तक मोदी जी ने भी उसको जिस तरह बढ़ाया उसकी भी हमको तारीफ करनी पड़ेगी. लेकिन सवाल ये है कि शुरू जहाँ से हुआ था वो भी हम नहीं भूल सकते. कुल मिला के आज दोस्तों there are about 50 content providers on the OTT platforms. कुल मिला के आज करीब करीब $2 बिलियन का धंधा हो रहा है भारत में इसके जरिए. उस $2 बिलियन में से कुछ $2 हम जैसे लोगों को मिल जाते हैं. लेकिन इतना काम हो रहा है, और ये फिगर मैं आपको पिछले साल की बता रहा हूँ, क्योंकि अब की फिगर तो दिसंबर के बाद कभी फिक्की हमको देगा जो इन चीज़ों में काम करता है. आज डिज्नी हॉटस्टार जैसा चैनल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल बन चुका है. सबसे ज़्यादा लोग 300 मिलियन पीपल इन इंडिया आर सब्सक्राइबर्स ऑफ डिज्नी हॉटस्टार. इसी तरह से नेटफ्लिक्स में सिर्फ 20 मिलियन लोग हैं. लेकिन नेटफ्लिक्स की विशेषता यह है कि नेटफ्लिक्स जो सबसे महंगा प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए आप 500 रुपया हर महीने देते हैं लगभग, कभी कभी स्कीम आ जाती है 199 में कुछ दिन देख लो, लेकिन जिसके लिए मेरे जैसा आदमी और उनके जैसे लोग और आप जैसे लोग 500 रुपया हर महीने देते हैं, 6,000 रुपया साल का देते हैं, उसकी खास बात यह है कि वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है. Amongst the people who watch the OTT platforms, Netflix is watched on an average of 2 hours every 24 hours by the people who subscribe to Netflix. तो ज़रा उसकी रीच देखिए कि कहाँ से पहुँच. फिर उसके बाद में तरह तरह के और भी चैनल्स हैं, चाहे वो वूट हो, और चाहे वो अमेज़ॉन प्राइम हो, चाहे सोनी लिव हो या Z5 हो, और कुछ तो बहुत ही मज़ेदार चैनल्स हैं, चाहे वो ऑल्ट बालाजी हो या उल्लू हो, जो एक ज़माने में बहुत ही उल्लू किस्म के प्रोग्राम दिखाया करते थे. उल्लू किस्म से मेरा क्या मतलब है आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ इसलिए. लेकिन अब मैं ज़रा अपने पैनलिस्ट से बहुत बात कर चुका, बहुत बकबक करने की आदत है, मुझे माफ़ कीजिएगा. लेकिन अब हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले अवंतिका आप बताइए कि आपको कैसा लगा. आई एम श्योर कि आपने तो बहुत कोशिश की होगी कि मैं फिल्में ही करूं, लेकिन जब OTT का और 6 पार्ट की सीरीज़ करने का मौका मिला तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा कि यार अच्छा है कि 6 पार्ट में देखूंगी, मैं बार बार दिखूंगी, या बुरा लगा कि नहीं मुझे तो फिल्में ही करनी थी? First of all, I'd like to thank everyone for being here today, and Ms. Kanaka for having me. I'm very excited. This is my very first panel at a Lucknow Lit Fest. Coming to your question, मैं बहुत excited थी क्योंकि मुझे एक ऐसी अलग कैरेक्टर प्ले करने को मौका मिला where everyone starting off their career, especially in the Hindi cinema, is your typical pretty looking heroine who has to smile and dance and be happy. I was given the chance to show my abilities as an actor, which is something that, you know, is why I'm here, is why I like to do what I like to do. And especially coming, like you said, my mother being from the industry, that's sort of what was expected of me. Before I played Riya in Mithya, not casting directors, not directors, nobody looked at me in the light of this twisted, you know, sort of anti-hero character that I could play. Everyone looked at me and saw the carbon copy of Suman and always thought
that this is Bhagyashree Part 2. So it was a very interesting role to play, and I was so excited, and I feel like, of course, I would love to do films, and I'm touch wood going to be doing a lot of them. But the idea that in my very first stint I can come out here and sort of do something that would set me apart, make me be seen as an actor and not just Bhagyashree's daughter, is something that I was very keen on doing, and a very conscious decision that I made to start my career with something like that. So. वंडरफुल। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ अवंतिका ने कि इनके जैसे खूबसूरत चेहरे को, डेलिकेट चेहरे को देख के ट्रेडिशनल हिंदी फिल्म में इनको वैसे ही हीरोइन का ही रोल दिया जाता, लेकिन इस OTT प्लेटफॉर्म ने एक और पॉसिबिलिटी पैदा कर दी है कि आज इनको वो काम करने को दिया गया जो आमतौर से एक्सपेक्टेड नहीं था। आज OTT प्लेटफॉर्म के चलते माफ़ कीजिएगा, मेरे जैसे और इनके जैसे चेहरों को भी ऐसा काम मिल रहा है, वो नहीं कि एक बड़ी पिक्चर में एक छोटे 3 मिनट के लिए आए और हा 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 करके चले गए, जैसे मैंने किया था 3 इडियट्स में। लेकिन हमें लोग बार बार देख रहे हैं, और ये मौका कैसे मिला कि OTT ने फिल्मों में लोग वही लिमिटेड से लोगों को ही बार बार रिपीट करते हैं, बिकॉज इट्स दे नीड फॉर अ सेफ बेट। वेयर एज इन OTT यू कैन एक्सपेरिमेंट, बिकॉज देयर इज सो मच कंटेंट इज बीइंग मेड कि इतने लोग कहाँ से लाओगे। तो जो मिल गया उसको ले गए, बैठा दिया आपने, और उसने अगर परफॉर्म कर लिया तो लोग पसंद करने लगते हैं। तो इस तरह से कितने नए लोगों को भी आज काम मिल रहा है। पता नहीं फैजल भाई मेरी बात को कैसे लेंगे, लेकिन क्या ये सही है कि आज OTT की वजह से बहुत से नए चेहरों को, बहुत से नए लोगों को भी आज बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा काम मिल रहा है? इधर है। हाँ जी, यस। एक्चुअली OTT का प्लस पॉइंट ये था कि हमारा टेलीविज़न इतना डम था, उसकी वजह से और ज़्यादा अच्छा चलने लगा। बहुत सही बात। तो जब 2000 में टेलीविज़न में यूनिकनेस था, और 3-4 साल बाद वो यूनिकनेस डमनेस की तरफ धीरे धीरे जाने लगा, जहाँ पे बहू नागिन बन गई, फिर उसके बाद पूरा घर परिवार मारने पीटने में लगा रहता है, और उसको इन्जॉय कर रहे थे लोग। और वो इन्जॉय धीरे धीरे करके इस तरफ चला गया कि उनको भी पता नहीं चला कि वो बिना देखे भी टीवी देख लेते थे, क्योंकि वो भिंडी पका रहे होते थे, और उनको पता है कि सीन वहीं पे रहेगा, वो अभी लड्डू खिलाएगी। तो उस ऑडियंस को 10, 12, 15 साल जब इतना बुरे हाल में कर दिया गया, और एक न्यूज़ चैनल था जिसमें और भी पाप चल रहा था, उसके बीच में ये OTT नाम का नई दुनिया शुरू हुई, जिसको कंज्यूमर ने, क्योंकि काफ़ी दिन से उसको था नहीं, उसने उसको कंज्यूम किया, और वो अच्छा हो गया धीरे धीरे, और 6, 7, 8 साल में और अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि टीवी अच्छा नहीं होगा, और वो नहीं होगा क्योंकि वो लोग वो जो है ये समझ रहे थे कि हम कुछ भी देंगे ये लोग देख लेंगे। वो लोग देख ही रहे थे। मतलब कौन इतना खाली होता है कि घर पे तैयार होके रोज़ अपनी सास को मारने का प्लान बना रहा होता है कि ये तो कोई नहीं कर सकता ना, उसको भी मतलब काम वाम पे लोग जाते हैं, बिजनेस करते हैं, ये लोग अपने घर में तैयार रहते हैं, और किचन में ही बैठ के पूरी चलो अब इसको कंप्यूटर चला दो, नागिन बन जाओ, ये सब कौन करता है मतलब फिर आते हैं हम जैसे लोग जिसका चल रहा है काम देखिए बुराई में भी तो उसके लिए कहानी जो है वो कहानी और राइटर का माध्यम है। काफ़ी दिनों बाद मुझे लगता है इंडिया में इज्जत हो रही है लिखने वालों की जो नहीं होती थी, क्योंकि राइटर जो है ना वही, आप चाहे दुनिया में कोई भी अच्छा शो देख लीजिए, उसको लिखा राइटर नहीं पहले है। ये राइटर वाइटर बाद में बात की लड़ाई है, पर यह कि लिखे हुए हर एक अच्छी चीज़ की तारीफ़ हो रही है, वो चाहे इंग्लिश में हो रही है, हिंदी में हो रही है, किसी भी लैंग्वेज में आप कह दीजिए। पर ये माध्यम और वो राइटर हम जैसे आदमी के बारे में सोचता भी है कि ऐसा कैरेक्टर भी होगा, है ना, जो है अच्छा नहीं दिख रहा होगा पर रहेगा है कि नहीं? उसके लिए 2 सीन नहीं 4 सीन और जो है लिखा जाए। तो सबसे बड़ा थैंक यू तो कहना चाहिए लेखक लोगों को
कि भाई उन लोगों की वजह से हम आप जैसे सारे लोग जो है किसी चीज़ में पार्ट भी हैं, और उसकी वजह से एक डिसीजन भी ले रहा है राइटर की कहानी में के मोड़ में भी तुम्हारा पार्ट होगा। ऐसा नहीं होगा तुम 4 बार हंसाए और कट लिए, ऐसा नहीं है, आप कहानी का एक पार्ट भी रहेंगे। तो ये अच्छाई हुई है। तो इसके पीछे जो है जो भी अच्छा हो रहा है और जो लोग अच्छा देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राइटर को जो है थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे तो मेरा सब आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू सर, क्योंकि सबसे बड़ा हीरो जो है आज वो राइटर है। अभी भी शायद उसको उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हीरो सबसे बड़ा आज राइटर है। और मुझसे अगर कोई कभी तारीफ़ करता है कि भाई महारानी बहुत अच्छा है तिवारी जी, मैं कहता हूँ भैया जिसकी वजह से अच्छा है, जिसका नाम है नंदन सिंह, उसको तो आप जानते भी नहीं हैं कि कौन है, लेकिन वो नंदन सिंह की वजह से अच्छा है, वो मेरी वजह से अच्छा नहीं है। वो अक्सर ये भी बड़ा मुगालता रहता है हमें एक्टर्स के बारे में कि हमारी वजह से सब कुछ अच्छा है, लेकिन अमिताभ बच्चन जब कमीज़ में नॉट लगाते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए कि नॉट लगाने के बाद भी वो ठीक जगह पे आए, वरना छोटी कमीज़ में नॉट लगा देंगे तो उनकी तोंदी दिखाई देगी। तो वो तोंदी ना दिखे इसलिए कितनी कमीज़ लंबी हो वो भी कोई और तय करता है, वो थोड़ी ना तय करते हैं। या उन डायलॉग क्या बोलेंगे वो अभी आ रहे हैं शाम को, उनसे पूछ लीजिएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करती हैं किसी और पे, लेकिन तारीफ़ किसी और की होती होता है। ये हर फील्ड में ऐसा होता है कि जो फेस बन जाए वही दिखाई देता है और बाकी लोग दिखाई नहीं देते। ज्योति जी, you have been in that world of films and television that he was talking about, with being with this huge company, large company, the Viacom, an Ambani company. From there, suddenly, from this big, lovely or bad world, whatever you may call it, to short films, 15-minute films. How was this transition for you? पहले तो नमस्कार और धन्यवाद मुझे बुलाने का यहाँ, और आपने वक्त निकाला यहाँ बैठकर हमारी बातें सुन रहे हैं गपशप। एक तो जब मैं वहाँ थी तो वो अंबानी कंपनी थी नहीं, वो बाद में हुई। तो अगर किसी को कोई तकलीफ़ है अंबानी से तो प्लीज़ मुझे कुछ मत बोलिए। नहीं, मजाक करी, पर थी नहीं तब। बट मैं एक्चुअली क्योंकि मैं FTI से हूँ और मैंने पहले भी असिस्ट किया था बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स को, और उसके बाद मैंने एक छोटी फिल्म बनाई थी 2002 में, जो क्योंकि तब कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, एक हमने सिर्फ YouTube पे डालकर छोड़ दी थी, और मुझे लगता है उसके कुछ 13 व्यूज़ तो हो गए होंगे अब तक, ऐसे कुछ, ठीक है। तो और अगर आप लोग देखेंगे तो थोड़े बढ़ जाएंगे, पर मोनेटाइज नहीं होगा। तो किसी को पता नहीं था, वो फेस्टिवल्स गई हैं फिल्म, और 10 मिनट की फिल्म थी, रघुवीर यादव थे उसमें, एक आध और बहुत अच्छे एक्टर्स थे, और आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैंने एक बना दी ऐसे ही, क्योंकि मुझे लगा कि मैं भूल गई हूँ अपना क्राफ्ट, तो कुछ बना दूँ, और बना के फिर फेस्टिवल्स वगैरह चली गई। काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि यहाँ गई है वहाँ गई है। उसके बाद ये जो एक बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का होता है स्ट्रगल, आप फिल्म लिखो और फिर उसको कास्ट करने की एक फ़ाइट होती है, फिर उसको कोई प्रोड्यूसर उस पर मेहरबान हो, कुछ हो उसका, और उसके बीच में मैं हमेशा कहती हूँ आई जस्ट हैपन टू बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो वो वाईकॉम का जो एक पोस्ट था, वो बस मैं उसके अंदर गिर गई, और वहाँ जो इतना बेशुमार टैलेंट हमारी इंडस्ट्री में है, जो पूरे दुनिया से एक्चुअली आता है, क्योंकि नॉट जस्ट पूरे देश भर से जो इतने टैलेंटेड राइटर्स और एक्टर्स और डायरेक्टर्स हैं, जो कहानीकार हैं, वो जो आते हैं, पर बहुत सारे हैं जो बाहर से भी आते हैं, जो शायद एक जो भी कर रहे होते हैं IT इंडस्ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट नो इफ़ यू नो नागेश कुकनूर, जो एक बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं, वो IT इंडस्ट्री से गए थे हैदराबाद से US, और फिर वहाँ से वो वापस आए हैं फिल्में बनाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे बीच हैं जो IT या मैनेजमेंट या कुछ टेलीकॉम कंपनीज़ में, जो बाद में लेखक बने हैं, जो डायरेक्शन में आ गए, या जो एक्टिंग करते हैं। तो ये जो एक कला है जो सबको एक प्लेटफॉर्म देती है, वो एक ही प्लेटफॉर्म है, और हर बंदे को वो मौका मिलता है कि वो अपना फाइट करके, फिर हाउ क्रिएटिव यू आर, और आपको कितने मौके मिलते हैं जो आप ले लेते हो।
क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं कि मौके मिलते हैं और वो मिस हो जाते हैं। तो अगेन इट्स लक डिपेंडेंट, और इट्स आप में कितना जिगरा है कि आप कूद के वो झपक के ले लो। तो जब उसके बाद जब मैं कॉर्पोरेट से निकली और मुझे ये शॉर्ट फिल्म चटनी बनाने का मौका मिला, तब बहुत परिवर्तन हो गया था। OTT एज इन एटलीस्ट यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे फिल्में आने लग गई थी, लोगों को आदत हो गई थी शॉर्ट फिल्म्स देखने की, देख रहे थे, एक पता था कि ये भी एक फॉर्मेट है कि 15-20 मिनट की फिल्में बन सकती हैं, और डेटा भी थोड़ा सस्ता हो गया था तो लोग फ़ोन पर देख रहे थे। तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी तब्दीली आई थी, बहुत प्रोग्रेस हुआ था, और वो चीज़ अगेन लाइक आई सेड द राइट टाइम राइट प्लेस। और उसी साल कोइंसिडेंटली फिल्म फेयर अनाउंस्ड कि हम लोग इस साल से शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी खोल रहे हैं। सो लाइक आई सेड द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, and I just happened to be able to submit my film. It happened to be something that won the award, and of course I'm very proud of it, पर मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, वो तारीफ़ दूसरों को करनी चाहिए। So but of course I'm super thrilled, क्योंकि I mean film fair is something जो हम लोग जितना भी बोले तो वो एक जितने भी हैशटैग आए ना, बॉयकॉट बॉलीवुड, उनके घर में अगर एक फिल्म फेयर पहुंच जाएगा तो सब निकल जाएगा, वो हैशटैग सब कचरे में चले जाएंगे। तो ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस में होती हैं एज इंडियंस। एक चीज़ है उसमें से ये जो अवार्ड्स वाला चीज़ है वो है एक, विच इज़ वाई ऑन अ साइड नोट अवार्ड वापसी सच अ बिग स्टेटमेंट, क्योंकि आपको जो इतनी मेहनत से अपने मेहनत के लिए एक कुछ पुरस्कार मिला है वो आप वापस कर रहे हो, तो दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, बट दैट लेट्स नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ दैट। लेकिन जब तक हमने माइनस भी बनाई तब तक तो बाकायदा काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स, तो अभी शॉर्ट फिल्म्स यूट्यूब पे भी आप छोड़ सकते हो। यूट्यूब पे आने के बाद भी देयर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon एंड Netflix एंड Hotstar जो आपकी फिल्म्स लेंगे। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ आई मेक इट अ पॉइंट टू टेल पीपल यंग और ओल्ड और एनीवन जिनको लगता है कि मेरे अंदर एक कहानी है जो निकलना चाहती है जो बाहर, तो प्लीज़ जस्ट पिक अप अ कैमरा, गो शूट इट, देयर इज़ इनफ एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपने अच्छी बनाई तो उसके लिए प्लेटफॉर्म्स हैं जो पिकअप कर लेंगी आपकी फिल्म्स, क्योंकि इतने मतलब दे आर डाइंग फॉर कंटेंट। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स होने के बावजूद, इतना कंटेंट होने के बावजूद लोगों ने देख चुके हैं, स्पेशली पैंडेमिक के बाद तो खर्च हो गया ना सारा कंटेंट, तो बनता रहता है। तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट जो भी यंगस्टर्स हैं यहाँ, या आप मतलब किसी नौकरी में फंसे हुए और आपको लगता है मैं भी ये कर सकता हूँ कर सकती हूँ, जस्ट डू इट, डू इट ऑन द वीकेंड। पर OTT इज़ अ ब्लेसिंग फॉर क्रिएटर्स लाइक ऑल ऑफ अस। आपने कुछ और भी किया हो लाइफ में, कोई और चाकरी कर रहे हो, कहीं और फील्ड में हो, आपके अंदर एक कहानी है, आप वीकेंड पे दोस्तों को खड़ा करके एक्टिंग करवा लो और उसकी भी एक ऑडियंस मिल जाएगी आपको फॉर श्योर। बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि OTT इज़ ए ब्लेसिंग, और एक और बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और ऐसा कहा जाता है कि आप नो मैटर हाउ गुड अ सर्फर यू आर, एंड इफ़ यू आर विथ योर सर्फिंग बोर्ड एंड देयर इज़ नो वेव, तो क्या कर लोगे? तो कुछ नहीं कर सकते, डूब ही जाओगे अगर गए अंदर तो, क्योंकि वहाँ समुद्र खड़ा ही नहीं रहने देगा आपको। वेव बड़ी ज़रूरी होती है इस तरह की चलने के लिए, और एक वेव जिसने बड़ा हेल्प किया OTT को वो थी कोविड वेव। कोविड वेव ने भी, जो 2-3 कोविड वेव्स आई, उसने हमें इतना होम बाउंड कर दिया, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड, कि आप घर से ही वर्क फ्रॉम होम तो ठीक था जो भी चल रहा था, और वर्क एट होम जो था वो भी चल रहा था, लेकिन इंटरटेनमेंट तो चाहिए ही चाहिए ना, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। और उसमें को जो जिस तरह से व्यूअरशिप बढ़ी है OTT प्लेटफॉर्म की, तो OTT प्लेटफॉर्म एंड कोविड दे आल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स, बिकॉज दे वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टुगेदर, जिसकी वजह से भी काफ़ी बढ़ा। वैसे भी बढ़ता है, एक नई हर टेक्नोलॉजी का, हर थॉट का एक वक्त होता है, लेकिन उससे थोड़ा और जल्दी बढ़ गया। 2 साल में उसने कई सालों का ग्राउंड जो था वो कवर कर लिया, और हर तरह की चीज़ें हमको दिखने लगीं। और वो तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आज, और जो आपने एक बड़ा इंस्पायरिंग मैसेज भी दिया कि हर लोग जो हैं जो फिल्में बनाना चाहते हैं वो बनाएं।
फैजल भाई, मैं आपके पास आऊँगा दोबारा से कि मुझे पता है कि आप एज ए प्रोड्यूसर भी काम करते रहे हैं, एज ए लाइन प्रोड्यूसर काम करते रहे हैं, एज ए क्रिएटिव प्रोड्यूसर काम करते रहते हैं, तो आप भी कुछ सोच रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म के लिए कि नहीं? सर मैंने पता नहीं, मैं 14 साल से कर रहा हूँ ये काम, मतलब कि जिसे कहते हैं OTT या सीरीज़, और सबसे ज़्यादा रिजेक्ट भी मेरा हुआ है तो मैं सबसे पहले 12-13 साल पहले गया था स्टार के पास, वो बोलता सीरीज़ बनाओगे, तो उन्होंने पहले मुझे भगा दिया। फिर उसके बाद 1 साल बाद फिर गया, उन्होंने एक पायलट बनाया मुझसे, वो पायलट पे अंथरू कटलेट होके मैंने पैसा और लगा दिया। उन्होंने पायलट देखा, ताली वाली बजाई, फिर बोला कि सावधान इंडिया जैसा कुछ बना सकते हो क्या तो मैंने कहा कि फिर क्या फ़ायदा हुआ 1 साल जाने का। फिर मैंने MTV के लिए एक सीरीज़ बनाई थी, ट्रैफिक, 5 पार्ट की, जिसको IT अवार्ड मिला था। फिर मैं गया नहीं, जब इंडिया में सीक्रेट गेम्स और मिर्ज़ापुर आया था तो मेरा एक सीरीज़ आया था स्मोक, जो एरोस नाव पे था, क्योंकि एरोस नाव इतना अच्छा सा प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो जो है गया भी नहीं। वो सेम सीरीज़ का जो टाइटल सीक्वेंस था वो डेडपूल और स्पाइडरमैन के साथ नॉमिनेट था एक बार। तो ये काम अभी भी मैं छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि सीरीज़ जो है, मैं जब शुरुआती दिनों में 14-15 साल पहले मैं किसी के पास बोलता था कि एक दिन सीरीज़ प्रोड्यूस करूँगा, तो लोग हंस देते थे कि अच्छा पहले यही कर लो जो आता है और मैंने जितनी, मतलब आज की डेट में क्या होता है कि अभी लोग कर ही रहे हैं, पर मुझे लगता है इकलौता ऐसा आदमी हूँ जिसका बहुत सीरीज़ जो है रिजेक्ट हुई है। क्योंकि पहले ये होता था कि अरे ये बाद में बनाने की चीज़ है, अब बोलते हैं कि यार ये तो बहुत एडवांस हो गया है, अभी ये कर लेते हैं। बना मैं अब भी रहा हूँ एक दो सीरीज़, पर ये था कि जब ये सीरीज़ का दुनिया नहीं बूम आया था कि पहली मिर्ज़ापुर, इनसाइड एज, तो तीसरी मेरी भी थी, उस वॉर में मैं भी था। और जो है क्योंकि वो दोनों अच्छी बनी थी कहना चाहिए, पर शायद कोई अगर देखेगा स्मोक जियो पे, वो मुझे लगता है मैंने भी अच्छी चीज़ बनाई थी तो किसी ने देखी नहीं तो क्या करते, पर देखिए। पर मैं अभी बना रहा हूँ एक दो सीरीज, 2 बना रहा हूँ। एक तो महेश नारायण के साथ बना रहा हूँ, जहाँ हमारी फिल्म भी आई है परसों, एक नेटफ्लिक्स पे मलयालम फिल्म, उसको कल अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म का केरला फिल्म फेस्टिवल में। तो मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं ना लेबर हूँ लेबर छोड़ती नहीं है तो मैं जब तक रहूँगा बना के तो छोड़ूंगा ही 4-5 सीरीज़ तो। और मुझे फिल्म में इतना अच्छा नहीं लगता जितना सीरीज़ अच्छी लगती है, तो मुझे ज़्यादा अटैचमेंट है उससे। पिक्चर कोई कहेगा तो एक बार मना भी कर दूंगा, नहीं करना है। सीरीज़ में करता रहता हूँ, मुझे बहुत अटैचमेंट, तो इसलिए सीरीज़ करूँगा 1-2 आने वाली सर। Jyoti, because you have been on both the sides of the table as an art administrator, as an artist. तो ये जो बात इन्होंने कही एक फैजल भाई ने, कि बड़ी अच्छी बात ये हुई कि it has given access to a lot of people who had no access to cinema of all kinds. Good bad की बात मैं नहीं करूँगा, good cinema of all kinds. आज बड़े बड़े घर के लोग बैठ के उल्लू देखते हैं और उसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं जो पता नहीं, अपनी अपनी चॉइस है। उल्लू भी अब सुधर गया, धीरे धीरे उल्लू भी सुधर रहा है, लेकिन सवाल ये है, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट। पहले यहीं पे हम लोगों ने एक ज़माने में एक सेशन किया था लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल में, कई साल हो गए, जिसका नाम था गालियों की फायर स्टिक। इसलिए कि गालियाँ बहुत पहले बकी जाती थी, अब गालियाँ भी धीरे धीरे थक गए हैं लोग सुनते सुनते, तो गालियाँ भी अब कम हो रही हैं। OTT प्लेटफॉर्म पे जो था, जो थोड़ा अंग्रेज़ी का प्रभाव था, क्योंकि अंग्रेज़ी फिल्मों में और तरंतीनो की फिल्मों में द फक वर्ड इज़ वेरी इजीली यूज। तो हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ भी, तो हम भी किसी से कम गाली तो बकते नहीं, हम लखनऊ वाले तो उतना ही डालें, हम भी उसमें डालें, घर में तो हम बकते ही हैं, तो हम भी डालने लगे थे, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे थक गए लोग उससे, वो भी कम हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। महारानी जैसी सीरीज़ में आपको हार्डली गाली सुनाई देती है, अब धीरे धीरे सब वो भी बदलता जा रहा है। गुल्लक में कितनी अच्छी भाषा है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये एक्सेस जहाँ इसने इसको दिया है इतने लोगों को, जनता को, वहीं our access to these channels, because most of them are, the big ones are all based abroad, whether it's Netflix, whether it's Amazon, whether it's, they have some little presence in India, but that presence is too small. तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे इंटरफेस में और एक्सेस में प्रॉब्लम है? Actually, India is the biggest market today. 2 कारणों की वजह से, एक तो हमारी पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है, और हमारे जो इंटरनेट के चार्जेस हैं उस हिसाब से वो कम हैं दूसरों के बनिस्बत। तो
यहाँ के जो लोग हैं, एक तो ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हम शेयरिंग इज केयरिंग में बिलीव करते हैं, तो एक अकाउंट होगा और 6 लोग यूज़ करेंगे टेलीग्राम पे डाल देंगे वगैरह वगैरह, जो इलीगल चीज़ें होती है, जो मुझे पता नहीं, किसी ने मेरे को अभी बताया, फैज़ल मेरे को बाहर बता रहा था, तो ये सब ऐसे होता है ना फैज़ल, तो आई डोंट नो, बट ऐसी कुछ चीज़ें शायद हैं जो ये कंटेंट का जो एक प्रोलिफरेशन है ना, जो स्प्रेड हो रहा है, तो ये एक्सेस तो है बहुत सारा, और यहाँ के आई थिंक वी आर द बिगेस्ट टीम of these channels outside US. So their headquarters might be in the US, but उनके जो teams in terms of subcontinent का जो एक content है, क्योंकि ये same जो हमारी languages का है, diaspora में भी consume हो रहा है. जैसे अभी मैं UK से आ रही हूँ, और there's like a lot of तो वहाँ वो लोग US में एक लंदन के suburb में मेरे दोस्त के घर पे बैठ के KBC देख रहे हैं, or you know, they're watching shows also. They've subscribed to the Indian, so Z5 या Sony Live या Amazon का content जो है, और अभी तो Amazon ने तो उनके ऐप पे ही डाल दिया फ्री वाला वो मिनी टीवी, जिसके ऊपर वो दूसरे चैनल्स से भी लेके कंटेंट, यू नो, दे आर डूइंग देयर ओन स्ट्रीमिंग ऑफ दैट. तो आई थिंक कंटेंट का एक्सेस काफ़ी है. पीपल हैव बिकम चूजी, लेकिन तो अगर कुछ शो अच्छा कर रहा है तो उसका एक ऑडियंस ऑब्वियसली है, फिर वो एक वर्ड ऑफ माउथ में वो जा रहा है. सो आई थिंक द फैक्ट दैट अगर कोई सीज़न 2 या सीज़न 3 बन रहा है, दैट इज़ योर, यू नो, दैट्स योर बैरोमीटर कि हाँ, इसका फर्स्ट सीज़न ऑडियंस को पसंद आया तो अभी इसका सेकेंड सीज़न करते हैं, थर्ड सीज़न होगा तो माशाल्लाह तो बहुत ही अच्छी बात है. और जहाँ तक गालियों की बात है, मैं सोच रही थी जब आप कह रहे थे कि वैसे तो हम रियल लाइफ में भी काफ़ी गालियाँ बोलते हैं हमारी कॉन्वर्सेशंस में, जब आप दोस्तों के साथ बैठते हैं या जब गुस्सा आता है. आई थिंक दैट जस्ट इज़ अ पोर्ट्रेयल टू मेक द कंटेंट मोर रिलेटेबल. तो जब हम फिल्में देखते हैं या टीवी का जो कंटेंट था, जो टेलीविज़न शोज़ जो हैं, उसका सेंसरशिप होता है, और OTT का सेंसरशिप होता नहीं है, या अभी होने लग रहा है. शायद कोई गाइडलाइंस वगैरह आर कमिंग इनटू फोर्स, विच आई स्टिल हैव टू चेक आउट, बट आई थिंक आपने थोड़ी बहुत रिसर्च की उस पर. तो अब तक तो जिन्होंने बना लिया, अब शायद अगर वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो उसी उम्मीद से कि हम जेल ना जाएं, तो आई थिंक वो एक चीज़ हो सकती है कि कम हो रहा है. नहीं तो आई थिंक इट इज़ द रिलेटेबिलिटी ऑफ अ शो इज़ कमिंग फ्रॉम हाउ पीपल आर टॉकिंग अपने आम जिंदगी के बातचीतों में, दोस्तों के साथ घर पे, या अगर यू नो देयर इज़ अ फाइट गोइंग ऑन तो वहाँ कौन सी भाषा यूज़ होगी, वही रिफ्लेक्ट कर रहे थे बहुत ऑथेंटिकली सीरीज़ में. तो वो चीज़ भी एक थी जो आम जनता को भी लग रही थी, अरे यार ये तो अपने जैसे ही हैं और ये कहानी देखने में मज़ा आएगा. इस जैसे ये कह रहे हैं ना कि हम एकदम पूरा मेकअप करके बहू सो रही है रात को या सुबह उठ के किचन में काम करिए, ये तो सब कहते थे यार ये तो ऐसे होता नहीं, पर अब हम अटक गए हैं सीरीज़ में तो देख रहे हैं. पर ये चीज़ आई थिंक इफ़ यू ऑल्सो स्पीक अबाउट द गाइडलाइंस जो OTT पे आएंगे तो हम थोड़ा सावध रहेंगे, फिर अभी विल बी अ लिटिल केयरफुल. मैं बिल्कुल अभी गाइडलाइंस की भी बात करूंगा. जो सेंसरशिप की आपने बात की है वो भी जो शुरू हो चुकी है इसी साल से, अनफॉर्चुनेटली 2022 से. लेकिन उसके पहले मैं अवंतिका आपसे बात करना चाहूँगा कि विच इज़ द नेक्स्ट सीरीज़ वी आर गोइंग टू सी यू इन, और इज़ सम काइंड ऑफ अ पार्ट 2 ऑफ मिथ्या इज़ बीइंग कंसीडर्ड और नॉट, though it was dependent, I mean it was based on a foreign show, but nevertheless वो भी आज की तारीख में एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि बहुत सारे फॉरेन शोज़ बाकायदा अनलाइक फिल्मों के, या अनलाइक फिल्मों के जहां हम कभी एक्नॉलेज नहीं करते थे और हम चुरा लेते थे, आज की तारीख में ये भी दुनिया इतनी छोटी इसलिए भी होता था कि वो फिल्म हमने नॉवेल्टी में चला दी तो कहाँ बेचारा लॉस एंजलिस में बैठा आदमी देखने आ रहा है. लेकिन अभी क्या होता है, इंटरनेट की वजह से वो कहीं भी देखा जाता है, और इंटरनेट समटाइम्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन टेल द अदर पीपल कि भैया ये आपसे मिलता जुलता शो बन रहा है, बल्कि म्यूज़िक तो आप यूज़ करो तो बंद ही हो जाता है वहाँ से एकदम.
तो इसलिए इतनी एक्सेसिबिलिटी हो गई है दुनिया भर में हमारे कंटेंट की कि वहाँ से लोग भी देखते हैं। तो आजकल हम लोग बाकायदा पैसा देके राइट्स खरीदने लगते हैं, चाहे वो फौदा हो जो अभी तनाव के रूप में आया है, चाहे वो बहुत सारे शोज़ हों जो कि बाहर से ले करके बनाए जा रहे हैं आपके। लेकिन आप बताइए कि what are where are we going to see you, which OTT platform and with what director, with what content? So the next thing that I'm going to be coming in is a Telugu film called Nenu Student Sir, which is going to be hopefully releasing sometime next month. But looking at the atmosphere now, unfortunately, you can never say for sure when something is going to come out and not. But that is something I'm really looking forward to. I don't know if I'm supposed to say this or not, but I'm very excited because we're going to be probably having a season 2 of Mithya. You can tell it with my ear. You can tell it my ear and I'll put the mic here. I think we're having season 2 of Mithya. Oh! किसी ने सुना तो नहीं? Well, that's wonderful. Congratulations. Because Mithya is such a wonderful mystery, drama, intrigue. Everything is there. And it will be very good if the season 2 comes. And usually Applause is a good company, which is a very loyal company and kind of sticks with a certain something which it has made. तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इसका सीज़न 2 हमें देखने को मिलेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात अवंतिका ने, इतनी छोटी सी है मगर इसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ही अभी, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, कि पता नहीं रिलीज़ होगी कि नहीं रिलीज़ होगी इन द एटमॉस्फेयर विच इज़ गोइंग ऑन टुडे in our country. That's a thing of great concern for all of us, film people especially, because films are very soft target और कोई भी किसी भी चीज़ पे कुछ भी बोल देता है। और अभी तो जिस तरह से पता नहीं अवंतिका ने जानबूझ के आज ये वाला रंग पहना है कि नहीं पहना, क्योंकि इस रंग पे तो बहुत आजकल ऑब्जेक्शन चल रहा है। इस रंग पे तो बहुत, आपने भी वो शॉल पहन रखा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो इस रंग पे ये बहुत ऑब्जेक्शन चल रहा है आज की तारीख में कि इस रंग को और इस बदतमीज़ रंग को या बेशरम रंग को क्यों आप लोग पहन के आए, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो मगर खैर नहीं, मैं बोल सकता हूँ ये तो हमारे योगी जी का यूपी है, यहाँ तो इस कलर का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम सब लोगों को बहुत पसंद है ये कलर यहाँ पे, तो इसलिए लेकिन ये जो आज की तारीख में चल रहा है फिल्मों में कि किसी भी चीज़ को लेके कोई भी किसी भी चीज़ को लेके ऑब्जेक्शन और बायकॉट दिस फिल्म के नाम से कोई भी चीज़ चल रही है, तो ये बड़ा डेंजरस एटमॉस्फेयर हम लोगों ने बना लिया है। और इसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि वो उल्लू के पट्टे जो भी कहें, हम उल्लू के पट्टे जाएंगे और देखेंगे, ये ज़रूरी चीज़। इसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि उनको भी समझ में आ जाए कि यार हमने बायकॉट कहा तो ज़्यादा चल गई पिक्चर, ये तो नहीं इतना सर, तो एक्सपेक्टेड नहीं मैं था। इंटरप्ट यू, मुझे लगता नहीं कि बॉयकॉट हैशटैग करने से किसी फिल्म पे कोई भी क्योंकि जितने लोग बॉयकॉट हैशटैग डालते भी हैं किसी न किसी तरह से वो फिल्म देखते भी हैं या वो कंटेंट देखते भी हैं। सो आई डोंट थिंक इट्स जस्ट अ पोस्चरिंग एक होती है कि या इट इज़ नॉट रियली पब्लिसिटी, इट्स जस्ट वन ऑफ दोज एंड या देयर इज नो बैड पब्लिसिटी। तो शायद वो एक पर एक एक्सप्रेशन किसी का है, वो उसी वेव पर सर्व कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी फिल्म अभी सॉरी एक एक्टर है जो पान मसाला के को प्रमोट करते हैं और उनको उस पर बड़ी गालियाँ पड़ी पर उनकी फिल्म हिट हो गई, 200 करोड़ वगैरह कमा ली। तो इट्स नॉट दैट कोई भी हैशटैग डाल के किसी फिल्म या किसी कंटेंट को डाउन कर सकता है। उनको देख के 2 और एक्टर उनके साथ आ गया उसमें और वही जबान बोलने लगे जो एक बोलते थे। लेकिन खैर मैं क्या करूं, मतलब मुझे पता है जिनकी हम लोग यहाँ रोटी खा रहे हैं, लेकिन मेरी आदत है कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। तो एक छत्राणी राजपूतानी की हम लोग यहाँ रोटी खा रहे हैं, कनक रेखा चौहान जी की। मगर आपको पता है कि करणी सेना कैसे कैसे काम करती रही। अब पद्मावती नाम नहीं, पद्मावत करो नाम उसका। नाम पृथ्वीराज मत रखो, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज ये नाम करो,
ये क्या मतलब, उसमें क्या मतलब, ये जो बेवकूफ़ियाँ सर चल वो रही मुझे परसों किसी ने पूछा ये वाली बात, तो मैंने बोला कि इलॉन मस्क ने सही किया, $8 लूंगा। अगर बायकॉट लिखने का पैसा लेने लगे लोग तो समझ लीजिए ये सब लिखना बंद कर देंगे। जिसका भी आपको एआई एआई को बोलना है कि जो जो लोग बायकॉट लिख रहे हैं उनसे अकाउंट से 2-2 रुपये लेते रहो, तो ये क्या होगा, पहली बात तो बंद हो जाएगा ऑटो। हाँ सही में, अब आपके अकाउंट से कट गए और आपने 4 बार हैशटैग किया तो डॉलर चला गया। क्योंकि ये बहुत अच्छा आइडिया। हाँ, ये यही करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि वो बेचारा घर में बैठा हुआ है, 2 GB फ्री है, ये उसको दिन भर में यही करना है एंड तक कि 2 GB फ्री, अगले दिन का 2 GB और। तो अब वो क्या करेगा हिंदुस्तान में, बताइए। यहाँ हम यहीं पे थे बहुत पहले लखनऊ में, आप 4 घंटा बात करा लीजिए किसी से, वो बैठ के 4 घंटा चाय पी के 40 बात करेगा, तो खाली लोग बहुत थे ना, तो ये खालियों की जमात है। अब उसे कुछ मिला नहीं, बायकॉट मिल गया, तो वो करे कल परसों कोई और बात हो जाए, कोई नया वर्ड ले लीजिए, बुखार, वो बुखार लिखने लगेंगे, मतलब ऐसा है नहीं। तो वो उनको एंटरटेन करने के लिए या तो पैसा लो, हाँ भाई कोई भी कर लीजिए, तो वो है वो उसका कोई मतलब। किसी ने मुझसे पूछा, मैंने कहा भाई इनसे पैसा लेना शुरू करो, ये कुछ नहीं होगा, और इनको अगर शाहरुख खान के बगल में खड़ा कर दोगे तो ऑटोग्राफ ले लेंगे उसका। वो वाला है, हमारी मांगे पूरी करो, कौन सी वो है ना, वो बंटी बबली में था ना, हमारी मांग पूरी करो, कौन सी मांग, कहन पता नहीं। तो ये जो है मजाक एक तरीके का, वो हम पे मजाक कर रहे हैं, वो हमको उल्टा उन पे करना चाहिए। अरे बायकॉट क्या हाल चाल है, ढूंढ के। मैंने एक दोस्त को ढूंढा, हमारे था क्लास का, वो चुपके से करता था ये सब। फिर मैंने कहा कॉलेज के उसमें डाला ग्रुप को, और भाई क्या चल रहा है आजकल, हैशटैग है ना। वो सुबह 7-8 बजे शुरू हो जाए, वो आदमी सो के देखा 14-15 हैशटैग हो चुका है उसका। ढूंढ उसको, ढूंढो, तो ढूंढ के उसको जो है हम लोग खुद ही बोले बायकॉट, तो नाम बदल के उसका हो गया। और किसको कर रहे बायकॉट, खाने कर दिया। ऐसा है, मजाक है सर ये तो। असल में फैजल भाई, एक ऐड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जो हमारे देश के बारे में, आजकल ये जो माहौल चल रहा है ना, हैशटैग वाला और बायकॉट वाला, मुझे माहौल चल रहा है उसके बारे में एक बहुत अच्छा एक ऐड है जो मुझे टीवी पे बहुत दिखाया था, बहुत पसंद है। एक अच्छी खासी औरत पानी पी रही है, आदाब शबाना जी, एक अच्छी खासी औरत पानी पी रही है, और पानी पी के वो करती, एक अच्छा खासा आदमी आइसक्रीम खाना, तो गलती पानी की नहीं है, पानी तो बेचारा पीना ही पड़ेगा, उसकी क्या गलती है, ना आइसक्रीम की गलती है। इतनी अच्छी चीज़ें खाने के बाद रोज़ खानी चाहिए। शबाना जी के यहाँ खाना खाने जाए रोज़ आइसक्रीम मिलती है, बढ़िया ऊपर से चॉकलेट डाल के। तो गलती आइसक्रीम की नहीं है ना पानी की है, गलती आपके दांतों की है, गलती सेंसिटिविटी आपकी है। इसलिए सेंसोडाइन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए बिफोर यू कॉल फॉर द बैन। ये गलती उन पिक्चरों की नहीं है, गलती उस कपड़े की नहीं है जो किसी ने पहनी हुई है, ना वो गलती उस नाम की है कि उस पिक्चर का नाम पद्मावती है। भाई पद्मावत में भी तो कहानी पद्मावती की है, उससे आप खुश हो गए कि नहीं मैंने एक अल्फाबेट कटवा दिया, मैं बहुत महान हूं, मेरा नाम करणी सेना है। तो भाई तुम्हारी दिक्कत है, सेंसोडाइन किया करो रोज, तो तुम्हें कम तकलीफ होगी। तो इसलिए अच्छा, कमिंग टू ज्योति जी, जो आपसे बात हो रही थी और आपने कहा था इस पर ज़रूर आप लाइट डालिएगा। फिल्मों में सेंसरशिप बहुत ज़माने से अंग्रेज़ों ने ही लानी शुरू कर दी थी। जब एक फिल्म आई भक्त विदुर नाम की, जो पिक्चर का नाम तो भक्त विदुर था, लेकिन वो पिक्चर गांधी जी के बारे में थी, और भक्त विदुर पुराने वाले विदुर जैसे बनाए गए थे, वो गांधी जी जैसे दिखते थे, इसको लेकर के सेंसरशिप हिंदुस्तान में शुरू हो गई। टेलीविज़न पे नहीं थी, धीरे धीरे टेलीविज़न में आ गई। OTT प्लेटफॉर्म पे सेंसरशिप नहीं थी, कम से कम सरकारी वाली, लेकिन फिर वहाँ भी यही हुआ कि बायकॉट तांडव, और तांडव में गलती है, और तांडव में वैसा क्यों कर रहा है, और भावनाओं को ठेस क्यों पहुँचा रहा है। हमारी भावनाएं इतनी कोमल हो गई, पता नहीं, हमारे गलावटी कबाब से भी ज़्यादा कोमल हो गई हमारी भावनाएं, हमारे चिकन से भी ज़्यादा कोमल हो गई हमारी भावनाएं। अरे भाई थोड़े ठीक है, हर चीज़ इतनी कोमल नहीं होनी चाहिए, थोड़ी चीज़ें कुछ ठीक ठाक भी होनी चाहिए, लेकिन हमारी इतनी भावनाएं कोमल हो गई हैं कि लोगों को चोट लग गई। और वहाँ से धीरे धीरे अचानक, अगर आपने उसको फॉलो किया हो, तो अचानक टाइम्स ऑफ इंडिया में और दूसरी मैगजीन्स में बहुत से लोगों के आर्टिकल्स आने लगे, जो लगते थे कि बहुत न्यूट्रल आर्टिकल्स हैं, लेकिन वो एक किसी खास पार्टी से जुड़े हुए लोगों के आर्टिकल्स थे। दैट हाउ इट इज़ बिकमिंग वेरी नेसेसरी टू सेंसर द OTT कंटेंट एज वेल। इसको छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि इतने लोग देख रहे हैं और मुल्क में किया जा रहा है। और
अनफॉर्चुनेटली इस साल 2022 में वो गाइडलाइंस आ चुकी हैं, जिसमें कि कंप्लेन आपको, जिन पे आप टीवी की कंप्लेन करते हैं और जहां आप अखबारों की कंप्लेन करते हैं, जहां आप दूसरी चीज़ों की कंप्लेन करते हैं, फिल्मों की करते हैं, वहां नहीं करना है आपको ये जो साइबर क्राइम ब्रांच में जाना है। और साइबर क्राइम ब्रांच में, बिकॉज इट्स ओवर द इंटरनेट, ऑल दीज OTT कंटेंट इज ओवर द कंटेंट, सो यू आर सपोज टू गो टू द साइबर सेल। हमारे यहाँ पे पुलिस वाले मित्र भी हैं, महेश्वरी साहब भी बैठे हैं, बताएंगे साइबर सेल का दफ्तर कहाँ है। तो वो साइबर सेल में जाके आपको कंप्लेन लिखवानी है और साइबर सेल उसके ऊपर फिर एक्शन ले सकता है। और गाइडलाइन में बहुत मज़ेदार बातें लिखी हैं। गाइडलाइन में फलाना ढिमकाना जो भी है, दफ़ा वो सब तो लिखी है। एक चीज़ ये भी लिखी है कि अगर किसी OTT प्लेटफॉर्म में, एंड प्लीज़ गो एंड चेक, मार्क माई वर्ड्स एंड गो एंड चेक इट, कि अगर किसी प्लेटफॉर्म में ससुर का और बहू का रिश्ता दिखाया जाता है, अगर ब्रदर इन लॉ का और सिस्टर इन लॉ का रिश्ता दिखाया जाता है, अगर फलाने और ढिमकाने का रिश्ता दिखाया जाता है, तो इट्स बैड कंटेंट, इट कैन बी स्टॉप्ड एंड यू कैन बी सेंट टू जेल और यू कैन बी फाइंड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो भाई सवाल यह है कि इसके मतलब ये जो रिश्ता बहुत सारे घरों में किस तरह से ससुर एक्सप्लॉइट करते हैं बहुओं को, हमें पता है। बहुत सारे घरों में, शहरों में, गांव में ये रिश्ते होते हैं बिटवीन ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, ये हमें पता है। ये हम जानते हुए भी कभी अब हम इन पे कुछ नहीं बना सकते, इस रिश्ते पे हम कुछ नहीं बना सकते। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, उसके बाद में फिर ये भी हो सकता है कल को, जिस तरह से बहुत से स्टेट्स ने ऑलरेडी एक रूल बना दिया है कि इंटर रिलीजियस मैरिज के लिए आपको DM से पहले परमिशन लेके आनी पड़ेगी। ये बन गया है ना, कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तो इसी तरह से अगर DMs की परमिशन चाहिए आपको इंटर रिलीजियस मैरिज करने के लिए, तो हो सकता है वहां भी हो कि अगर अभी तो खाली ससुर और बहू के बारे में था, ये भी हो सकता है कि अगर इंटर रिलीजियस रिश्ता आप दिखा रहे हैं तो पहले आपके ऊपर साइबर क्राइम में मुकदमा चल सकता है। व्हाट डू यू थिंक वेयर वी आर हेडेड? I really have, like we spoke, I would actually want to see this in black and white because I wasn't aware and आपने मेरे को कल just शाम को बताया इसके बारे में। और if that's the case, then we might as well just stop making anything and books पे भी censorship हो गई है, books लिख सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, plays, I think any kind of art then becomes senseless to make because then, I mean, there's somebody or the other who's going to get offended by something or the other at, on any medium of art, whether it's painting or sculpture or theater or literature or filmmaking. And then मतलब आप क्या ही करोगे? You can do nothing. आप street theater कर लोगे, वहाँ पे आपको लोग lynch कर लेंगे, या there's nothing you can do. So I think I'm hoping that that there is some relaxation of this. Somebody files a case against this, says that this is against the freedom of expression, and there's some, because it is. So I hope that there is some relaxation, but like I'm going to really go back immediately now and look this up, and I'm completely shocked. And I'll be very happy if I'm wrong. Have you heard the latest one? No. The objection on this song of Pathan. Yeah. So they are not objecting on that Beshram song. Huh. They are objecting on the color which Deepika is wearing in Shah. That I know. No, that I know. That's the joke about the orange. That is the list of the people who are sitting on fence. उनके emotions बड़े नाजुक हैं. So the humor is a good difference. But these people who are sitting on the fence, all such things which go into this, they will cause further problems which obviously will have to. So, if I may, मुझे बहुत भरोसा है जनता के सेंसिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लोग, मतलब मैंने जिनसे भी एक्चुअल रियल लाइफ में बात की है, वो सब इस चीज़ को अब्यूज़ कर रहे हैं कि भाई ये मतलब इट्स सच अ बेवकूफ़ी टू से कि भाई उसने ये कलर पहना है, तो वो एवरीवन इज अब्यूजिंग इट, द रियल लाइफ पीपल आई नो. सो ये जो अगर सोशल मीडिया पे ये हैशटैग्स चल रहे हैं, आई एम जस्ट थिंकिंग इट्स प्रोबब्ली बॉट रिलेटेड, आई एम होपिंग, एंड आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी, या आई थिंक इट्स, या
No, I also think a very important thing is that I hope that, whether it's our government or it's our people, get as offended by the realities of these problems rather than just the portrayal of them. You are so offended by anything, like you talk about these illicit relationships or rape or any of these stuff. But when we see it constantly happening in our country, where's the objection towards that? Where's the fight towards that? Everything is again a hashtag that lasts for 5 days and then it's done. You talk about all these government funds and everything that is spent so-called to protect, say, women's rights and women's issues, but where is that care and concern in actuality, in reality? You know. इसका सर इशू है, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। एक OTT का एक ऑलरेडी गाइडलाइन है जो सब लोग फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम मैं प्रो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा था कि इसके पीछे 6-7 साल में क्या हुआ, उल्लू / 7-8 चैनल सिर्फ खाली यही कर रहे थे। और ये हमको आपको नहीं पता है, इस पार्ट ऑफ थ्योरी ऑल्सो, कि उल्लू हो गया, एक और मैडम का चैनल जो है वो टेक्निकली यही कर रहा था। तो उसके लिए उन्होंने गाइडलाइन को एक तो ऐड ऑन किया है इसको, क्योंकि आप मतलब बुरा नहीं मानना चाहिए, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग जो है सनी लियोन को सर्च करते हैं तो हम जो है इंडियन हैं, हम लोग पॉर्न फिल्म के भयंकर वो हैं सब्सक्राइबर। उन लोगों ने एक छोटी सी दुकान खोली और उसके अंडर में ये आपके छोटे छोटे शहर के अंदर ये वीडियो पे है ये कंटेंट जो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। फर्स्ट चीज़ ये हुई। सेकंड चीज़, मेरे पास वो राइट्स है लव कमांडोज का, जो लोग शादी कराते हैं। हाँ, वो शो नहीं अब जो है, मैं 3-4 साल से लेके टहल रहा था, अब तो बोल भी दिया गया है कि भाई तुम चले जाओ ये लव जिहाद का शो है, हमारे घर पे पत्थर नहीं चाहिए, वो भी नहीं हो पाएगा। पर हाँ, ये जो अंडर करेंट में इस मतलब एक तो आप कहते हैं कि बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, पर नीचे की दुनिया में बहुत सॉलिड तरीके से ये भरी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको लोग देखना चाहते हैं। जो नई वाली गाइडलाइन में उसको पुश किया गया है, क्योंकि आपको मतलब आप जाएंगे तो इसका नंबर ऑफ हिट्स देखिएगा तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ है जो लोग फ्री में देख रहे हैं इसे। और अब जैसे नंबर्स आते हैं तो जो आदमी क्या बोलेगा, लाला जो बैठा हुआ है कहेगा और बनाओ इसको, तो उसको पकड़ने के लिए सब हो रहा है। ये किया है इन्होंने। आप मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग। और एक आदमी और भी है जो मुझे आज तक नहीं मिला है, जो डेटा वाला PPT लेके चलता है उसको मुझे ढूंढना है। वो जो एक इंसान है मार्केट में जो कहता है ये नंबर्स इसमें आ रहे हैं तो ये बनेगा दिस इज़ गेटिंग नंबर्स, दिस इज़ गेटिंग, ये जो होता नहीं कहीं पे। तो उल्लू तो अभी ठीक हुआ है, कोई ठीक होना चाह रहा है, और उनके आप पहले कंटेंट देखिए। और दूसरा क्या है कि इन लोग को अगर लड़ना है तो जाके बैकआउट इसको करो, इससे अच्छा है कि नहीं, बैकआउट करो जाके इसको, इसके लिए झगड़ा करो। गाली गलौज के लिए क्या करते हो? गाली गलौज तो आप ही बक रहे हो जब ये बात बोल रहे हो तो है कि नहीं? तो वो है, पर ये गाइडलाइन पहले भी थी इंटरनेट के कंटेंट के लिए, ये उन्होंने भी पुश किया है। Sorry, one very quick which I just remembered which Faisal just said. एक YouTube पे एक रिव्यूअर है शान पराशर, और उन्होंने अभी वो रिव्यूज़ करते रहते हैं अलग अलग कंटेंट की, और उनका एक अलग अंदाज़ है रिव्यू करने का, वेरी एंटरटेनिंग एंड इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम अदर रिव्यूअर्स। सो उन्होंने एक 2-3 हफ्ते पहले एक basically he stumbled across a whole range of YouTube videos which are user generated, which means लोग खुद अपने फ़ोन या जो भी कैमरा उनके पास होगा, यूजुअली फ़ोन से अपने ही पहचान के लोग या अपने घर के लोगों, फैमिली मेम्बर्स के बहुत ही अश्लील वीडियोस बनाकर उसे इंटरनेट पे छोड़ते हैं। 2-3 मिनट की वीडियोस होती हैं और उसके लाखों करोड़ों व्यूज़ होते हैं। और शान ने वो काफ़ी उसको एक्सपोज करके एक वीडियो बनाया और डाला कि ये ऐसा है, यूट्यूब के गाइडलाइंस हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं। जो लेजिट यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स होते हैं वो बाकायदा गाइडलाइंस के हिसाब से जाते हैं, जो यूट्यूब के गाइडलाइंस है, विच इज़ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और वो कहते हैं हमने थोड़ा भी किसी का कुछ कॉपीराइट कर लिया या कुछ एक वर्ड कहीं आ गया तो हमको तुरंत रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, हमारे वीडियोस डीमोनेटाइज किए जाते हैं। और ये कैसे चल रहे हैं, और इनके सजेशंस आ रहे हैं, रिकमेंडेशंस आ रहे हैं अलग अलग चैनल्स पे। आप वहाँ जाओगे भी नहीं तो आपके इधर आ जाएगा सडनली।
उसके अगले हफ्ते ही पोस्टेड अ वीडियो या 4-5 दिन बाद कि भाई मैंने वो जो वीडियो बनाया था उसको एक्सपोज करने के लिए वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। YouTube has restricted that expose वाला वीडियो, वो डिमोनेटाइज हो गया, वो ब्लॉक हो गया। प्लीज आप उसको ढूंढिए, भेजिए दोस्तों को ताकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। अब सोचिए इस हद तक एक आई एम कॉलिंग दिस करप्शन, क्योंकि ये एक मानसिक करप्शन है बेसिकली, कि उसकी वीडियोस की एड्स भर भर के उसमें आ रहे हैं वगैरह वगैरह। उसको देयर आर कमर्शियल्स बीइंग शोन ऑन दोज 1-2-3 मिनट whatever family porn, and it's so now so that's why I'd love to read what the government is putting in place to see it, and then of course if they're going out of too zealous, if I may say, then someone has to obviously restrict that, क्योंकि एक वो, पर अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव ना, कि किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगा और कोई कहेगा नो दिस इज कूल, तो वो वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? बट या, बट आई थिंक any censorship is wrong, but yes, well. Before we go to the lovely session on partition, I would love to open this whole debate to the House, and you can ask a few questions. और अगर किसी स्पेसिफिक से पूछ रहे हैं तो नाम भी ले दीजिएगा कि किन से पूछना है. I just wanted to say a point which was being talked about, like regarding social media. So being a social media analytic researcher, and nowadays bot accounts are like really working on the back end, and it's kind of, I mean, some of the producers are using it as a ambush marketing concept, like because more the negative publicity, the better the views of the video is increasing, because it has been seen in the Besharam Wrong song that after it got trolled or got roasted, the views got increased more. So that's what I want. एक ही सवाल है आपसे, अतुल जी हैं यहाँ सामान्य जी बैठे, उनसे हैं सवाल भी है और एक कंसर्न भी है कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हमारा पूरा समाज कम्युनल हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन सिनेमा में तो नहीं आ जाएगा, और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म का इतना बड़ा हिट होना कहीं उसके संकेत तो नहीं बन रहे हैं? अतुल जी से और सामान्य जी बैठे, इनफैक्ट मेरा सवाल सबसे ही है. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपका, और इसीलिए जो इस पर्टिकुलर फिल्म को लेके जो डिबेट जो गोवा से शुरू हुई, और एक इजरायली व्यक्ति ने जो चीज़ कुछ सवाल उठाए, और वो सवाल थे कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है. उसने कभी नहीं कहा कि ये गलत हुआ या सही हुआ, क्या, उसने इस बारे में कोई कमेंट नहीं किया. और अगर आप चाहें तो करण थापर के साथ उसका हुआ इंटरव्यू पूरा देख लीजिएगा, जहां उसने स्पष्ट किया कि कुछ लोगों ने तो कह दिया उसने माफ़ी मांग ली, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया. और अकेले वो नहीं, पूरी जूरी में सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के, जो उसमें हिंदुस्तानी सदस्य थे जूरी में, और जो हिंदुस्तानी सदस्य जूरी में थे, आपने सही कहा कि इस तरह का कम्युनलिज्म, उन्होंने जो अकेली पिक्चर बनाई वो केरला में बनाई है. और केरला में उनकी पिक्चर का विषय है कि केरला में कैसे हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़के उठा के लिए चले जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त वो क्यों थे, क्या थे जूरी में, उनका बहुत ज़्यादा मैंने तो नाम नहीं सुना है, लेकिन जो भी था. लेकिन ये बात आपकी सही कि ये ख़तरा भी समाज में है, लेकिन ये ख़तरा समाज में फिर जो थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था अवंतिका ने, तो आप उस कंटेंट को क्यों सपोर्ट करते हैं, क्यों देखते हैं? तो वो ख़तरा भी हम लोगों की वजह से. ख़राब पिक्चर क्यों चलती है जिसको हम अक्सर ख़राब कहते हैं? इसलिए कि हम या हमारे भाई बहन या हमारे माँ बाप या हमारी बीवी वही देखने जाते हैं ना, और कौन जाता है? हम ही तो देखते हैं, हम ही तो हैं. और इस तरह की फिल्मों को भी हम ही ने उसको, उस पिक्चर को इतना सफल बनाया. बाकी अवार्ड देने वाले तो नहीं दिया उसको अवार्ड, लेकिन हम ही ने उसको सफल बनाया. तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी को, आकाश की सब लोग आपके जैसे समझदार हो सकें, हम सब. थैंक यू. सवाल क्या अभी बातचीत में ही हमारे दिमाग में आया कि 10 साल पहले के पीरियड को अगर छोड़ दें हम, तो उस वक्त भी फिल्म में कम से कम सेंसरशिप थी. उस सेंसरशिप का फिल्म को क्या कुछ बहुत नुकसान हुआ है? और अगर तो इसका मतलब क्या, मतलब सेंसरशिप अपने आप में बहुत नुकसानदायक है, या जिन लोगों के हाथ में जा रही है सेंसरशिप वो लोग नुकसानदायक है? ये भी बात थोड़ा साफ अगर आप लोग में से जो भी करें तो.
सेंसरशिप हमेशा से रही है, तो उसका कोई वो है नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग द एज आप 80s में फिल्म अलग बन रही, 90s में अलग, द कोर्स ऑफ टाइम भी तो चेंज होता है ना, कि आप जो है जब 2022 में आप कहते हैं 1980 की फिल्म नहीं बना सकते हैं। तो देश, कंट्री, लोग सब स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहते हैं। हाँ, सेंसरशिप तभी अच्छी नहीं है जब आप ख़राब को भी अच्छा बोले दे रहे हो है कि नहीं। अब वो कभी कभी लगता है कि ये फिल्म क्यों आ गई, इसको तो ये सीन कटना चाहिए, कभी भी लगता है कि बेफालतू की चीज़ें हो रही हैं। तो वो भी आदमी कर रहे हैं ना, वो सुबह उठ के बेचारा घर से अगर नाश्ता करके नहीं आया है तो पहली पिक्चर देखते ही बोलेगा ये ख़राब है मैं तो हम लोग तो करने जाते हैं ना कि अच्छा भाई मूड ख़राब है तो 4 सीन हटा दीजिए। हाँ, आदमी पे डिपेंडेंट होता है कि वो किस टाइम की दुनिया में किसको साथ क्या कहते हैं, किसकी चाटुकारिता कर रहा है, उसके हिसाब से वो करने अगर लगता है तो वो ख़राब है। पिक्चर तो एक से एक बनी ना हमारे यहाँ, अच्छी जिसको अगर मतलब ये नहीं कहना चाहिए, पर हाँ आज उतनी अच्छी फिल्म नहीं बनी जितना लोगों ने बना के रख दी है। अब रंग दे बसंती नहीं बन सकती थी ना अभी, अगर आज होता तो, अगर वैसा कुछ पर रंग दे बसंती एक ऐसी फिल्म है, उसको देख के लगता है बाप रे बाप, है ना। पर हाँ, सर क्लास का जो कैप्टन बन जाता है ना, वो अपने पक्के दोस्त को बहुत काम देता है वो वाला चक्कर है जी बिल्कुल। वो है, बस वो क्या करेंगे उसमें, अच्छा बुरा क्या, वो उनको लग रहा है वो कभी रहेंगे नहीं क्या, वो भी जाएंगे, कोई और नया कैप्टन बन के आएगा। अगर वो रहेगा तो हम लोग उसके बारे में बोलेंगे भाई इसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो है। सुबह के सेशन जी, शबाना जी कुछ शबाना जी का क्वेश्चन शबाना है। जी प्लीज, व्हाई डोंट यू कम हियर शबाना प्लीज। आपने जो सवाल किया वो बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में फिल्मों के लिए जिस तरह के सेंसरशिप के रूल्स हैं, पहले तो हम ये समझ जाएं कि उसका नाम है बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इट इज़ नॉट ऑफ सेंसरशिप। सर्टिफिकेशन मतलब यू क्लासिफाई, ओके, यू डोंट सेंसर। हमारे यहाँ असल में हमने जो है वो यूके का सेंसरशिप स्टाइल लिया है, जिसमें हम लोगों को चुनते हैं फ्रॉम वेरियस, सपोजिडली फ्रॉम वेरियस प्रोफेशंस, एजुकेशनिस्ट, सोशोलॉजिस्ट एट्सेट्रा, जो कि ये बताते हैं कि ये इसके गाइडलाइंस होने चाहिए। हमारे मुल्क में ऐसा होता नहीं है। हम जो हैं, जिसको सेंसर बोर्ड बताते हैं, वो ऐसे लोगों को चुनते हैं दैट आर अफिलिएटेड टू द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। दिस इन itself is problem. It means every 5 years you will subject the country to the morality of the political dispensation of the day. It's simply not acceptable that 30 people or 300 people can decide what is the morality of that will be required. अमेरिका का जो सिस्टम है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल सिस्टम है। उसमें क्या किया है कि जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उन्हीं को इस बोर्ड में इंक्लूड किया गया है, और फिल्म मेकर इतनी जिम्मेदारी खुद ही बताता है कि भैया इस फिल्म में अगर बहुत ज़्यादा वायलेंस है या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट है जो कि बच्चों के लिए सही नहीं है, तो वो खुद कहता है कि मैं इसके लिए अडल्ट सर्टिफिकेट, AAA सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसमें आप कुछ काटिए मत। दूसरा फिल्म मेकर ये कहता है कि आई वांट इट फॉर अ वाइडर रिलीज, तो मैं तय करूँगा कि ये मैं काटूंगा, ये मैं काटूंगा, ये मैं काटूंगा। तो जो आर्टिस्ट है, आप आर्टिस्ट को वो जिम्मेदारी देते हैं कि वो खुद उसमें इतनी अकल है कि वो जानता है कि समथिंग इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन टू वॉच। I have been screaming from the rooftops that what we need in India is to follow the US system rather than the English system. मगर अब तो इससे ज़्यादा भी भयानक होता जा रहा है, क्योंकि पहले तो अच्छा एक हमारा सिनेमाटोग्राफ एक्ट है 1942 का, जो अब तक जिसको रिवाइज नहीं किया गया है। पिछली बार बहुत सारे, कुछ आई थिंक अबाउट 40 इसके ऊपर मीटिंग्स हुई थी कि किस तरह से चेंज करना चाहिए। फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर उसको जाके फिर लॉक में बंद कर दिया।
सही बात तो ये है कि मैंने एक मरतबा ये भी पूछा था कि देखिए, किसी चीफ मिनिस्टर से मैंने कहा था कि जब आप ये सर्टिफाई करते हैं इस फिल्म को, तो फिर आप अपनी ही सर्टिफिकेट को अगर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो उसका फ़ायदा क्या है? आपने अगर ये सर्टिफाई किया है तो जो लोग नहीं देखना चाहते हैं फिल्म, नहीं, वो आके वो सामने पिकेट करें, वो जो है कहें ये बहुत बुरी फिल्म है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब मेरी फिल्म थी फायर, तो उन्होंने आके न सिर्फ पोस्टर्स फाड़े, मगर उन्होंने आके हॉल्स में आके कुर्सियां तोड़ दिया, आग लगाई थी। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट, बट दिस इज द स्टेट्स लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी दैट शुड टेक चार्ज ऑफ इट। मैं जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती हूँ, तो जो मैं बात करती हूँ वो लोगों को सही नहीं लगेगी, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ये होना चाहिए कि कड़वी से कड़वी बात अगर कोई लीडर कहना चाहता है तो कहे, उसके साथ उस बात पर फिर कम्युनल राइट नहीं हो, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। दिस इज व्हाट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड दिस इज व्हाट इट शुड बी। थैंक यू। थैंक यू शबाना जी। और अब तो एक स्टेप और आगे बढ़ गया है। कॉन्क्रीट एग्जांपल मैं देना चाहूँगा आप लोगों को कि अभी तक तो जो बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन था, वो सर्टिफिकेट देने से पहले कहा था ये काटो, ये बीप करो, ये सीन बढ़ाओ, इतने फुट यहाँ काट दो, इतने फुट वहाँ काट दो, वो यूँ डिक्टेट, वो एडिटर बन जाता था। अभी तो इंटरेस्टिंग हुआ है, राम सेतु नाम की जो फिल्म आई है अक्षय कुमार की, उसमें एक छोटा सा रोल मैंने भी किया बाय द वे, इसलिए मुझे पता है, फर्स्ट हैंड पता है। तो डिक्टेशन क्या आया सेंसर बोर्ड से, नाम है पिक्चर का राम सेतु, तो उसमें जगह जगह बात होती कि राम ने ये ब्रिज बनाया था कि नहीं बनाया था, कि ये नेचुरल फॉर्मेशन है, क्या है। पूरी पिक्चर में राम का नाम होगा 20, 25, 30 जगह। वहाँ पे डिक्टेशन आया कि अगर आप या तो ये सीन काट दीजिए जहाँ भी राम का नाम आता है, या उसको बदल के श्री राम कीजिए, मतलब काटना ही नहीं, ऐड करना। तो फिर से पूरे आर्टिस्ट को, अक्षय एंड कंपनी को, मैं तो एक ही दो जगह बोलता था, रीडबिंग के लिए बुलाया गया हमको कि उसमें कहीं आप राम नहीं बोल सकते हैं, श्री राम बोलिए हर जगह। तो और वो फिट नहीं होता था, लेकिन अब लोग, देखने वाली जनता समझ भी रही है। लेकिन अब काटना ही नहीं, ऐड करना भी सेंसर बोर्ड जो सो कॉल्ड है, बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, वो क्या ऐड करना है वो भी हमको सिखा रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अब मैं अतुल सर से गुजारिश करूंगी कि आपको बेटर फॉर लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ से ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत ही कनक जी, कुछ बेहतरीन। काम आप भी कर लिया कीजिए या शबाना जी से करवा दिया कीजिए, बताइए, सब मैं ही करूं। तो हमारे साथ ही ज्योति कपूर दास, फैजल मलिक, अवंतिका दासानी। बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा ये, ओवर द टॉप। इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर पहलू पे आज हमने बात की। अवंतिका दासानी है हमारे साथ, ज्योति कपूर दास, और फैजल मलिक। आप सबसे अनुरोध है कि एक ग्रुप पिक्चर के लिए आगे की तरफ आ जाएं। थोड़ा आगे आ जाइए एक ग्रुप पिक्चर के लिए। थैंक यू। जोरदार तालियां। बहुत बेहतरीन सत्र, शुक्रिया।